हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका रेस आईएएस की क्लास में स्वागत है। मैं हूं हिमांशु राय और जैसा कि आप लोग कई क्लासेस अटेंड कर चुके हैं तो आप लोगों को पता ही है कि क्लासेस किसकी हैं। क्लासेस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने पॉल्यूशन के बारे में चीजें देख लिया है। सारी पॉल्यूशन से संबंधित रिलेटेड जो भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है वो हमने देखा। आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज के बारे में। इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज अंतरराष्ट्रीय जो भी समझौते हुए हैं उनके बारे में हमें बात करनी है कि कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि यहां पे इंटरनेशनल जो भी कन्वेंशन होंगे उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या भाग बांट सकते हैं? एक तो कन्वेंशन और एक होता है प्रोटोकॉल। एक होता है प्रोटोकॉल। तो कन्वेंशन किसे कहा जाता है और प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? जब कोई भी एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट इज नॉट बाइंडिंग, तो एग्रीमेंट अगर बाइंडिंग नहीं है देन इट इज कन्वेंशन। एंड इफ एग्रीमेंट इज बाइंडिंग देन इट इज प्रोटोकॉल। तो याद रखिए, अगर एग्रीमेंट जो भी होता है अगर वो बाइंडिंग नहीं है, कन्वेंशन जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, और जो प्रोटोकॉल होता है बेटा ये एक प्रकार से बाइंडिंग होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके पहले हम इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज को हम पूरी तरीके से स्टार्ट करें और आगे बढ़ें, हम दो चीजें यहां पे इसके पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक टर्म यूज होता है और उसे कहते हैं बायो रिमेडिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? बायो रिमेडिएशन। ये क्या चीज होता है? बायो रिमेडिएशन क्या होता है? देखो, बायो का मतलब आप जानते हैं लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। अगर हम लोग पॉल्यूशन को ट्रीट करने के लिए, अगर हम लोग पॉल्यूशन को क्या करना चाहते हैं? टू ट्रीट पॉल्यूशन थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये कैसे होता है? नेचुरली ये आपके अगर रहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर तो इनको नेचुरली जो इन्वायरमेंट में लाइक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया है ना, आपका फंगस, बैक्टीरिया फंगस, कुछ प्लांट हो गए, एल्गी हो गई, एल्गी। तो इस तरीके के जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है और जिससे जो हैजार्डस सब्सटेंस होता है ना, व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट हैजार्डस substance into less toxic substance और non toxic substance। तो याद रखिए, या तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस या लेस टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या भी जो भी जीव होगा, इसी को कहा जाता है बायो रिमेडिएशन। तो क्या याद रखना है इसमें कि ये क्या करते हैं? पॉल्यूशन को ट्रीट किया जाता है किसके? जीवित जीवों के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट, एल्गी ये सारे यूज किए जाते हैं। और ये क्या करता है? जो हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं बेटा इनको तोड़कर क्या कर देता है? ये लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में या फिर नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करें कि जैसे
ऑयल स्पिल अगर हो जाता है इन्वायरमेंट में, जैसे बताया था कि ओशियन के अंदर ऑयल स्पिल जो है ये एक बड़ी समस्या है। तो ऑयल स्पिल की वजह से, ऑयल स्पिल अगर हो जाए तो इसका हम बायो रिमेडिएशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम बायो रिमेडिएशन कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग पास्ट में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सीडोमोनास फैमिली का बैक्टीरिया, उसका प्रयोग करते रहे हैं। तो बैक्टीरिया ऑफ स्यूडोमोनास फैमिली, स्यूडोमोनास फैमिली की बैक्टीरिया जो है इनका प्रयोग किया जाता है अगर ऑयल स्पिल कहीं पर दिखाई पड़ता है तो, ठीक है ना। और दूसरे और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे अल्कानीवोरेक्स, अदर एग्जांपल, अदर बैक्टीरियाज लाइक अल्कानोवोरेक्स, ये एक आपका अल्कानीवोरेक्स, एक्चुअली अल्कानीवोरेक्स, ये बैक्टीरिया का यूज किया जा सकता है। या मिथैलोसिला, ये बैक्टीरिया का नाम है जिनका प्रयोग किया जा सकता है अगर ऑयल स्पिल होता है तो ऐसे संबंध में। तो ये बायो रिमेडिएशन का एक तरीका है, मैंने बताया ये बैक्टीरिया प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी यूज जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इनके जीन में कुछ बदलाव करके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके जेनेटिकली उनमें कुछ चेंजेस करके इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है डायनोकॉकस रोडियोड्यूरांस, क्या नाम है? एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, डायनोकॉकस। ये बैक्टीरिया जो है ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, इनको तोड़ने का काम करता है। तो याद रखिएगा डायनोकॉकस जो एक तरीके से सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिविटी कहीं भी होती है तो सबसे ज्यादा सरवाइव करने के जो चांस होते हैं इस बैक्टीरिया का होता है। और इसकी वजह से इसे वहां पर अगर रखा जाए तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करके मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो कंज्यूम कर सकता है जो न्यूक्लियर वेस्ट है। तो आप कह सकते हैं इट कैन कंज्यूम न्यूक्लियर वेस्ट, इट कैन कंज्यूम न्यूक्लियर वेस्ट। तो न्यूक्लियर वेस्ट तक को ये कंज्यूम कर सकता है। तो ये तो अच्छा है। तो बायो रिमेडिएशन एक काफी इफेक्टिव तरीका साबित हो सकता है और इसका प्रयोग भी किया जा रहा है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट एक और टर्म है, इस टर्म के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रीटीज और सब चीजों के ऊपर वापस आ जाएंगे। मैंने जो बताया था कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, बाकी सब चीजों के बारे में, तो वो सब चर्चा हम करेंगे। चलो इसके बाद हमें जो बात करनी है बेटा, ये करनी है ग्रीन मफलर के बारे में। किसके? ग्रीन मफलर। ये ग्रीन मफलर क्या होता है? मफलर का प्रयोग कहां पे किया जाता है? पहले तो ये समझ लो, आप लोग ठंडियों में कान में हवा ना जाए या किसी चीज से बचने के लिए ये मफलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये ग्रीन मफलर का क्या मतलब है? देखो अगर रोड बनाया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक ये रोड है, तो रोड पे वाहन चलते हैं और इनकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है बेटा। क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन, राइट। तो नॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए इनके किनारे किनारे पेड़ लगा दिए जाएंगे। क्या लगा दिए जाएंगे? पेड़ लगा दिए जाएंगे। और ये पेड़ का जो लेयर होगा
द लेयर ऑफ 4 to 5 लेयर्स ऑफ प्लांट, ये लगाया जाता है रोड के किनारे किनारे। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो दो चीजें हमने अभी समझी। पहला चीज समझा हमने कि बायो रिमेडिएशन और उसके कुछ एग्जाम्पल, और फिर क्या? ग्रीन मफलर। अब हम आते हैं फिर से वापस अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और इट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज, अंतरराष्ट्रीय समझौते, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें जो हमें सबसे पहला समझौता पढ़ना है, इसका नाम है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। क्या नाम है इसका? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। तो अपने आप में यह पहला ऐसा समझौता है या डिक्लेरेशन है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है ना? तो क्या कह सकते हैं आप? इट इज द फर्स्ट डिक्लेरेशन और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। इट इज फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट declaration on international protection of environment। तो ये अपने तरीके का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है उसके लिए अपने स्तर का ये पहला प्रोग्राम ये बनाया गया। इट इज द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑन द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ये पहला इस तरीके का डिक्लेरेशन है। और इसको इस कॉन्फ्रेंस में जो भाग लिए थे टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 113। टोटल पार्टिसिपेंट्स 113। याद रखिएगा। अब ये हुआ कब था और ठीक है ना, और हुआ कैसे था? तो सबसे पहले याद रखिए ये हुआ है ऑर्गेनाइज्ड इन 1972। कब ऑर्गेनाइज्ड किया गया? ये इसको 1972 में किया गया है, ठीक है ना। और इसको नाम क्या दिया गया था? द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। द यूनाइटेड नेशन conference on human environment ये इसको नाम दिया गया, ठीक है बेटा। तो ये जो आपका द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट था, ये कहां पर हुआ? स्टॉकहोम में। तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। कब हुआ ये? तो 1972 में हुआ। और ये अपने प्रकार का पहला ये अंतरराष्ट्रीय समझौता था या अंतरराष्ट्रीय डिक्लेरेशन था जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। कौन सा? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। कब हुआ? 1972 में हुआ, ठीक है। अब एक बात और, इट वॉज बेस्ड ऑन 26 प्रिंसिपल। इट वॉज बेस्ड ऑन 26 प्रिंसिपल्स। कितने प्रिंसिपल्स पर आधारित था? 26। इतना याद रखना है। अब ये अलग अलग करके 26 प्रिंसिपल वी डोंट नीड टू रिमेंबर, क्योंकि देखो एग्जाम में इतना डीप जाके भी नहीं पूछा जाता। हालांकि यूपीएससी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अंदर तक सवाल पूछते हैं, लेकिन इतना अंदर भी नहीं जाते हैं, ठीक है। वो बेसिक्स को हमेशा लेकर चलते हैं। कोई भी अगर आप देखें तो लोग केवल जगह का नाम या बाकी याद रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ते। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक बेसिक नॉलेज अगर है आपके पास तो यूपीएससी केवल बेसिक तक ही नॉलेज के पास जाता है। बहुत अंदर डीप तक जाने का प्रयास यूपीएससी भी नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अब एक बात और,
ये जो 26 प्रिंसिपल है ये किसके लिए है? टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, सीधी सी बात है, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। तो 26 प्रिंसिपल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है ना, एट इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो इससे क्या होगा, है ना, इससे ये होगा कि ये बेसिक प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड बेसिस टू क्रिएट, इट प्रोवाइड, ये जो प्रिंसिपल है ना, बेसिस टू फ्रेम लॉ एंड पॉलिसीज किसके लिए? फॉर नेशंस। तो जो भी राष्ट्र हैं, जो भी देश हैं, स्टेट हैं, उनको ये पॉलिसी और लॉ बनाने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी के अंतर्गत एक संस्था का भी और भी निर्माण किया गया, तो चलो आगे बता देते हैं। an institution named, क्या नाम रखा गया? named यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम was framed। तो एक संस्था बनाया गया जिसका नाम क्या था? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये किसका रिजल्ट है? इट इज रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। यूएनईपी इज रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। और किसने बनाया इसको? तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया। इट वॉज फ्रेम्ड बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो सीधी सी बात है भाई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, तो इट इज द बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। किसकी संस्था है ये? यूएनईपी, ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। और सीधी सी बात है, यूनाइटेड नेशन सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये काम क्या करेगा, है ना? तो ये एक तरीके से इट वर्क्स एज अ स्टिम्युलेटर, कैटालिटिक स्टिम्युलेटर। इट वर्क्स एज कैटालिटिक स्टिम्युलेटर, तो एक तरीके से ये कैटालिटिक स्टिम्युलेटर की तरह, यानी कि बड़ा कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। तो ये एक तरीके से जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको क्या करेगा? उसको और बढ़ाने का काम करने वाला है। तो कैटालिटिक स्टिम्युलेटर की तरह कार्य करता है कौन? यूएनईपी, ठीक है ना। और क्या करेगा? इट कोऑर्डिनेट्स विथ member state, it coordinate with member states for protection of environment, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करने का काम करता है? ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। किसकी बात हो रही है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। तो इतनी चीजें इसमें आपको याद रख लेनी है अच्छे तरीके से। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पहला ऐसा डिक्लेरेशन था इंटरनेशनल लेवल पर, है ना। और उसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। 26 प्रिंसिपल पर बेस्ड था। और ये सारे प्रिंसिपल किस लिए थे? All principles are for the protection of
एनवायरमेंट, याद रहेगा। तो ये 1972 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और 113 कंट्रीज ने भाग लिया गया। और एक बात और याद रखिए, इंडिया वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेंट, इंडिया वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेंट। तो इंडिया ने भी क्या किया था, इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग एक और ऐसे ही कन्वेंशन और ट्रीटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, पूरा नाम लिख दे रहा हूं, कन्वेंशन ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड, ट्रेड इन इंडेंजर्ड क्या इंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है? इंडेंजर्ड का मतलब है संकटग्रस्त। तो ये ऐसा कन्वेंशन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड के लिए है, ठीक है ना। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का क्या मतलब होता है बेटा? इट इज प्लांट। फाउना का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब होता है एनिमल्स। तो याद रखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फाउना। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनके ट्रेड से संबंधित ये उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। और इसी को आप लोग फेमस तौर पर अगर देखा जाए तो साइट्स के नाम से जानते हैं, CITES, साइट्स करके बुलाया जाता है इसी जो कन्वेंशन है। तो याद रखिएगा, साइट्स का क्या मतलब है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। तो यहां तक है, सी से कन्वेंशन, आई से इंटरनेशनल, टी से ट्रेड, ई से इंडेंजर्ड और एस से स्पीसीज। तो साइट्स समझ में आया? तो इसको साइट्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होगा? साइट्स काम क्या करेगी? तो ये इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर कंट्रोल करेगी। फंक्शन एक एक करके देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। फंक्शन इसका क्या है? तो कंट्रोल और प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड। फंक्शन टू कंट्रोल और प्रिवेंट इंटरनेशनल क्या? इंटरनेशनल ट्रेड है ना, कॉमर्शियल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इनका कंट्रोल करना, यानी इनका कॉमर्शियल ट्रेड ना हो, कंट्रोल करना उसके ऊपर। एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच स्पीसीज, तो ऐसे किसी स्पीसीज जिससे कोई जो इंडेंजर्ड टाइप का हो और उससे कोई प्रोडक्ट भी निकालते हैं, तो उसके ऊपर भी क्या करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है। क्या नाम है इसका? साइट्स है, ठीक है ना। एक बात और, इसमें साइट्स के ऊपर कुछ चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। साइट्स शुरुआत में अगर देखा जाए तो एक तरीके से कुछ ऐसा बाइंडिंग नेचर नहीं देता है, लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय नियम को बनाने का काम करता है। अब बाइंडिंग का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जो भी लॉ रेगुलेशन साइट्स बना रही है, सेम लॉ आपको देश के अंदर, कंट्रीज के अंदर भी बनानी है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर
ये लॉज लागू होते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्शली ये एक तरीके से मोटिवेट करता है स्टेट्स को कि वो इस तरह की जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसको रोके, है ना। देश के अंदर बाइंडिंग इसको नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का काम कौन करता है, साइट्स करता है। और इंटरनेशनल ट्रेड को भी ये कंट्रोल करता है, रोकता है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं तो साइट्स की, ये कैसे आया, कब आया साइट्स, इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो IUCN एक संस्था है, ठीक है ना, देयर इज अ इंस्टीट्यूट। कैसे आया ये? एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, है ना, इंटरनेशनल यूनियन। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। तो IUCN की एक बैठक है 1963 में, और ये 1963 के अंदर ही ये आपका साइट्स को लाने का इसको ड्राफ्ट किया गया। क्या किया गया है? ड्राफ्ट किया गया। कब? 1963 में इसको ड्राफ्ट किया गया। और फाइनली इट केम इनटू द फोर्स। कब फोर्स में आया है? तो इट इंटर्ड इनटू द फोर्स, इट इंटर्ड इनटू द फोर्स इन 1975। तो स्टार्टिंग में ये जो शुरू का इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, और इसको कब से लागू किया गया है? ये 1975 से किया गया है ना। और करेंटली अगर देखा जाए, करेंटली 184 members are present in sites। तो कुल कितने सदस्य हैं? टोटल 184 मेंबर। कितने मेंबर है? टोटल 184 मेंबर इस समय मौजूदा समय में है, ठीक है ना। तो इसका एम मैंने बता दिया। एम क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पर जो भी थ्रेटेन स्पीसीज हैं उनका जो भी कॉमर्शियल ट्रेड होगा उनको ये कंट्रोल करने का काम कर दी है। कौन सी संस्था है? इसका नाम है साइट्स नाम है, ठीक है ना। चलो अब एक बात और, ठीक है, साइट्स जो है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना। अपने जो इस तरीके की जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उस इंटरनेशनल ट्रेड में अपने में ये सबसे सुप्रीम बॉडी है, सबसे बड़ी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर पाई जाती है, ठीक है ना। एक बात और, ऑल्दो इट इज अ लीगली बाइंडिंग फॉर द एट इंटरनेशनल लेवल बट नॉट इन नेशनल लेवल। जैसे मैंने बताया कि नेशंस को लॉ बनाना ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये लीगली बाइंडिंग है। तो याद रखिएगा, ऑल्दो, ऐसे आप बोल सकते हैं, ऑल्दो इट इज बाइंडिंग एट पार्टीज एट इंटरनेशनल लेवल but not binding for nation to frame law। तो ये राज्य देशों के ऊपर ऐसे बाइंडिंग नहीं है कि उनको अपने लिए नियम और कानून बनाने पड़े नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से ये बाइंडिंग नहीं हो पाती है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अगर हम बात करें तो हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व करते हैं 3 मार्च को, है ना। वी ऑब्जर्व
वी ऑब्जर्व 3rd मार्च एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कैसे करते हैं इसको ऑब्जर्व? थर्ड, और कौन सा डेट है ये? इट इज 3rd मार्च। क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3rd मार्च को इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। अब ये डेट क्यों चूज किया गया था? क्योंकि साइट्स जो साइन किया गया था, साइट्स देखो फोर्स में तो 1975 में आया है, लेकिन साइन किया गया था ये इसी डेट पे 3 मार्च 1973 को साइन किया गया था। 63 में इसको ड्राफ्ट किया गया, 73 में इसको साइन किया गया, और फोर्स में कब आता है? 1975 में। तो साइन 3rd मार्च 1973 को किया गया था, इसी वजह से 3rd मार्च को ही क्या सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3rd मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बोलो बेटा, इतना साइट्स के बारे में आप पढ़ लेते हैं तो काफी इनफ है मुझे लगता है। फिर भी एक चीज और बताता हूं, साइट्स को जो कंट्रोल करती है ट्रेड और कॉमर्स को, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। अपेंडिक्स इसमें रखे गए हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। तो चलो थोड़ा सा बता देता हूं इसमें। स्पीसीज आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। 3 भागों में बांटा गया, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। तो इसमें देखा जाए तो अपेंडिक्स 1 में मोस्ट इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है ये शामिल की जाती हैं। कौन सी? मोस्ट इंडेंजर्ड। तो जितना जो सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड होगा वो किसमें रखा जाता है? अपेंडिक्स 1 में। ठीक है ना। एक चीज अपेंडिक्स 2 में, नॉट नेसेसरी दैट it is written, but in near future it can be। यानी कि ऐसे स्पीसीज जो अभी तो थ्रेटेन के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में ये थ्रेटेन हो सकते हैं। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अदर्स किसमें रखे गए हैं? अपेंडिक्स 3 में रखे गए हैं। तो ये 3 अपेंडिक्स, तो इसमें मोस्टली आपको ये याद रखना है, और ये अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 याद रखना है। ये 2 चीजें याद है। पहला क्या? जो मोस्ट इंडेंजर्ड होते हैं वो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखते हैं, और जो अभी तो थ्रेटेन नहीं है लेकिन आने वाले समय में थ्रेटेन हो सकते हैं, ऐसे को कहां रखा गया है? अपेंडिक्स 2 में, और अपेंडिक्स 3 में दूसरे बाकी जो बच गए उन सबको रखा जाता है। तो ये आपका साइट से रिलेटेड बातें हो गई जो हमने यहां पे देखी। ठीक है ना। एक बात और यहां पे याद रखना है, ठीक है ना, मेनली साइट्स किस पे काम करता है? साइट्स काम क्या करना चाहता है? तो जो देश है उनको जो लॉ और का फॉर्मेशन ऐसे हो कि जो पोचिंग है, पोचिंग को रोका जा सके, इनके हैबिटाट लॉस को रोका जा सके। इट वर्क्स टू स्टॉप पोचिंग। भाई इंटरनेशनल ट्रेड अगर रोक दिया जाए तो पोचिंग रुकेगी अपने आप, है ना। शिकार होना इन स्पीसीज का धीरे धीरे क्या होगा? कम हो जाएगा। पहली चीज तो ये। अब भाई ज्यादा किसी भी जो स्पीसीज होते हैं, कई जैसे चाइना वगैरह में कुछ ऐसे जीव हैं जिनको ट्रेड करने पे बहुत हाई अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है ना। तो ऐसे में अगर इंटरनेशनल ट्रेड पर बैन लगाया जाए ऐसे स्पीसीज का, तो इनके अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे तो पोचिंग भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। और साथ में इनका जो हैबिटाट लॉस है उसको कम करना, क्या क्या करना? टू रिड्यूस
हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट लॉस अगर भी कम होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब ये जीव जाएंगे ही नहीं तो इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा ह्यूमन बीइंग। भाई देखो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए ही तो ये सारी चीजें करी जाती हैं, राइट। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जब नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड इसका होगा नहीं, ये इलीगल हो जाएगा, तो ऐसे में लोग इसके पीछे भागेंगे भी नहीं कि इसको लाओ पकड़ के इसका शिकार कर लेते हैं, लाओ इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, है ना। पहले के समय में देखो तो इंडियन जो चीता था, ऐसे ही वो विलुप्त हो गया, क्योंकि उसकी खाल को लोग दिखाकर अपने को वाहवाही लूटा करते थे, ऐसे शिकार करते थे, है ना। पहले आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये गए थे शेर का शिकार किए, ठीक है। तो अब तो शेर का शिकार बैन है, क्योंकि देखो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, हमने हथियार बनाया। ऐसे तो अगर नॉर्मली आप शेर से लड़ने चले जाओ, शेर के पुत्र हैं तो जाओ शेर से लड़ो, फिर समझ में आएगा कि बिना हथियारों के कैसे वो लड़ता है आपसे, क्या कर देगा आपकी हालत। लेकिन हमने हथियार बनाए, दूर से मार देते हैं, बंदूक से मारेंगे, और उसके पहले भी शिकार करते थे, धनुष बाण से शिकार करते थे, तो शिकार करना इजी हो गया था। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनकी जो खाल है या इनके दूसरे और ऑर्गन्स हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो इसको रिड्यूस करने का ही मेनली काम किसने किया है, साइट्स ने किया है, ठीक है। अब एक और हमारे पास है कन्वेंशन और ट्रीटी, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। जो साइट्स हमने देख लिया, उसके बाद कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन। क्या है, कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन। तो देखो बेटा, एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन कोई एक लोकल लेवल पर ही सीमित नहीं रह जाता है। अगर कहीं पे भट्ठा बनाया गया है, ईंट का भट्ठा मानते हैं हम, ठीक है, जहां पे ब्रिक मेकिंग होती है, तो जो चिमनी से जो धुआं निकलेगा वो केवल लोकल लेवल पे प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि हवा के साथ वो धुआं दूसरे एरिया में भी जाएगा, है ना। तो जब दूसरे एरिया में जाएगा तो उसको भी प्रभावित करेगा। तो किसी एक देश से भी अगर पॉल्यूशन होता है तो किसी बाउंड्री से ये लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो दूसरे देश के अंदर भी जाएगा। तो इसी के लिए ये कन्वेंशन है, क्या है, लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन के लिए है ना। इसकी शुरुआत जो करी गई थी, इट वॉज ओपन फॉर द सिग्नेचर, इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1979। कब यह ओपन किया गया था, 1979, एंड entered into the force and entered into the force in 1983। 1983 में क्या हुआ, ये फोर्स में आया। अब हम बात करते हैं ये बनाया किसके द्वारा गया। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये इंप्लीमेंटेड बाय यूरोपियन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय क्या नाम है उसका आपका, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय यूरोपियन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम। यूरोपियन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम। इवैल्यूएशन एल है, इवैल्यूएशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। और साथ में अगर इसके साथ एक और संस्था है, डायरेक्टेड बाय UNECE एंड डायरेक्टेड बाय UNECE। किसके द्वारा डायरेक्टेड किया गया है, UNECE। इसका फुल फॉर्म क्या है,
यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। तो मेनली ये जो इनिशिएटिव है बेटा, ये मेनली इनिशिएटिव है, देखा जाए दोनों जगह, तो यहां भी यूरोप है और यहां भी यूरोप है, तो यूरोप का ये मेनली इनिशिएटिव है ना। तो इसके लिए क्या करना है, ये काम क्या करेगा, ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएगा क्या टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, और वो भी कौन सा एयर पॉल्यूशन, जो ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन होता है, उससे लड़ने के लिए ये बनाएगा। ठीक है ना। करता क्या है ये संस्था, ये जो आपका एग्रीमेंट है, ये है किसके लिए, तो कुछ टर्म्स हमेशा याद रखिए, जब भी मेंस का एग्जाम लिखने जाते हैं तो कुछ टर्म्स को आप लिख कर आएंगे वहां पे। तो क्या करेगा ये पूरा कन्वेंशन, इट हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन कंसल्टेशन रिसर्च, इट हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंसल्टेशन रिसर्च किस किस में हेल्प करेगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंसल्टेशन और आपका रिसर्च और एंड मॉनिटरिंग नाम ही जैसा आपने देखा था इसके पहले, एंड मॉनिटरिंग। तो ये जो भारी जो कुछ शब्द होते हैं ना, जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंसल्टेशन, रिसर्च, मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें क्या होगा, ये सब चीजें आपको मेंस के एग्जाम में लिखकर आना चाहिए, तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी मेंबर, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, तो इंडिया इसका एक सदस्य नहीं है। कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बताइए जो कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन है, उसमें इंडिया इसका सदस्य है या नहीं है, तो देन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम वहां पे ब्रूटलैंड रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ और संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, कन्वेंशन और जो इंटरनेशनल बॉडीज ट्रीटीज जो हुई हैं, यहां से 2 सवाल तो जरूर आते हैं, पक्का एकदम यूपीएससी के अंदर आएगा ही आएगा, तो आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रेस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हैं और मैं हिमांशु आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।